हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पतंजलि ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिसे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अवहट भाषा से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है ग्रामीण अपभ्रंश। ऑप्शन ए, अवहट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या सक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी यानी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अहदमान या अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश रासक की रचना की, दामोदर पंडित, जिन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ लिखा, और ज्योतिश्वर ठाकुर, जिन्होंने वर्ण रत्नाकर की रचना की, और विद्यापति, जिन्होंने कीर्तिलता ग्रंथ लिखा। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्खा। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट नाम दिया गया। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए सिक्खा रूप मिलता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरहपा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय विक्रम संवत 690 यानी कि 633 ईस्वी स्थिर किया है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरहपाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। वे सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपा, सरोजव्रज, पद्म तथा पद्मवज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक थे तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा, जो आरंभिक हिंदी है, प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। सिद्धों का प्रथम कवि, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरहपा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? हम पिछले प्रश्नों में व्याख्या कर चुके हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरहपा। अगला प्रश्न, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन डी, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरहपा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा। सहजयान के प्रवर्तक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरहपा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुरानी हिंदी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है, इस प्रकार
10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। अगला प्रश्न, प्राकृताभास हिंदी से आशय है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था है। ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह पूर्व दीप्ति, जिसे हम फ्लैशबैक पद्धति कहते हैं, उस पद्धति पर लिखी गई है। इसे औपन्यासिक कहानी एवं कहानी क्षेत्र में मील का पत्थर कहा जाता है। उन्होंने यानी गुलेरी जी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। व्याख्या हम पिछले प्रश्न में इसकी देख चुके हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा मुंज को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वयंभू को। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी इनका समय है। निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देवकृत पयमचरियु 5 कांड में और 83 संधियों यानी सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन सी, स्वयंभू को। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन बी, स्वयंभू। स्वयंभू की कृति का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पौमचरियु। पौमचरियु किसकी रचना है? ऑप्शन सी, स्वयंभू। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पौमचरियु में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पौमचरियु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है और ये 5 कांड हैं विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक ओर भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है, आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भविष्यत कहा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत।